चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 7 के 16 चैप्टर के नाम है जल एक बहुमूल्य संसाधन। इसमें कहते हैं जल है तो कल है, यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। तो जल के बारे में देखते हैं। क्या आप शायद जानते ही होंगे कि प्रति वर्ष 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक विद्यालय में जल दिवस मनाया गया और आपके आयु के वर्ग के बच्चे से पोस्टर आमंत्रित किए गए और उस दिन प्रस्तुत किए गए कुछ पोस्टरों को यहाँ चित्र में दिखाया गया है। और इन पोस्टरों से आपको क्या संदेश मिलता है, आपके प्रेक्षणों को अपनी नोटबुक में लिखिए और इनकी चर्चा अपनी कक्षा में कीजिए। और क्या आपने कभी भी घर अथवा विद्यालय में जल की कमी महसूस की है? आपके माता पिता की और शिक्षक प्राय आपको जल बर्बाद न करने की सलाह देते होंगे। हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हम प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं। पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर होता है। और क्या आपके परिवार में कम से कम इतना जल मिल रहा है? यदि हाँ, तो आपको भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों को पर्याप्त जल नहीं मिलता। आपके मित्रों और उनके परिवारों के जल की उपलब्धता की स्थिति लिखिए और अपने अनुभवों को उनके साथ चर्चा कीजिए। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है, नलों में पानी का न आना, जल भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, जल की मार्ग के लिए धरने प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म काल में सामान्य रूप में दिखाई देते हैं। चित्र 16.3 में दिखाए गए कुछ समाचार पत्रों की कतरने हैं और स्थिति की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि क्या यह सत्य है कि नहीं। हम जल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं। क्रियाकलाप के साथ देखें समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से जल की कमी से संबंधित समाचार लेख और चित्र की कतरने एकत्रित कीजिए और इन्हें अपने स्क्रैप पुस्तक में चिपकाइए और उनके बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। जनता द्वारा झेली जाने वाली कुछ समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए और कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है और ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ वर्षों में विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। और जल की कमी के विषय में चर्चा करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है। कुछ बातें। वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय लवण जल वर्ष मनाया गया था और जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन के निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया गया था। देखते हैं कितना जल उपलब्ध है। और अंतरिक्ष के लिए गए पृथ्वी के चित्र को देखिए और यह नीला क्यों दिखाई देता है। निश्चय ही आपका अनुमान लग गया होगा। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालाबों, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल और वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु इसमें से अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए ही उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवर जल है, जिससे बोल जाल की भाषा में ताज़ा जल कहते हैं। और ऊपर बताए कुछ स्रोतों से उपलब्ध और लवण यानी ताज़ा जल की अपेक्षा मात्रा का आकलन करने के लिए क्रियाकलाप 16.2 में कीजिए। उसके बाद हम में से अधिकांश लोग जल को एक असीमित संसाधन मानते हैं। क्रियाकलाप 16.2 में क्या आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक मात्रा का आभास हुआ? क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है कि इस विषय में आपकी कक्षा में चर्चा होनी चाहिए? तो यहाँ दिया गया है मध्यम माप की एक बाल्टी लेकर उसे जल से भर लीजिए और इसमें लगभग 20 लीटर जल आता है। और 5 लीटर क्षमता का चम्मच लीजिए और बाल्टी में 100 चम्मच जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डाल लीजिए और मग से तीसरी चम्मच जल को वो कांच की किसी गिलास में डालिए और अंत में मग में से 1/4 चम्मच जल मिलाइए।
बाल्टी में बचा जल समुद्रों और महासागरों में उपस्थित लवण जल यानी खारे पानी और आशंकित रूप से भौम जल के रूप में पाए जाने वाले जल को दर्शाता है। और यह जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। नहाने के मग में बचा जल उस जल को प्रदर्शित करता है जो हिमीकृत रूप में हिमनदों, ध्रुवीय बर्फ और पर्वतों की स्थिति को बर्फ में पाया जाता है। यह जल भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। देखते हैं जल की अवस्था क्या है। तो देखते हैं जल की अवस्था। क्या आपको डर है कि सतत उपयोग में से किसी दिन उपयोग की उपलब्ध समस्त जल समाप्त हो जाएंगे? क्या आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप में जल चक्र की निर्माण करते हैं। आपने क्लास 6 में जल चक्र के विषय में पढ़ा। आपने शब्दों में लिखिए कि क्या आप जल चक्र के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसके किसी तीसरी अवस्था अर्थात ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी की कहीं भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों यानी ग्लेशियर में पाया जाता है। और द्रव अवस्था में जब महासागरों, झीलों, नदियों में अतिरिक्त भूतल के नीचे यानी भौम जल भी पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास के वायु की जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल का उसकी तीनों अवस्था के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। और जब कि समस्त मानव जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं। क्या इस जानकारी से आपको कोई राहत मिलती है? क्या आपको वो जल चक्र की सम्मिलित प्रक्रम याद है? तो यहाँ कुछ क्रियाकलाप के हिसाब से देखते हैं। जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा चिन्हित किया जा गया है और इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रमों के लिए सही शब्द चुनिए। यहाँ है मजभौल, वाष्प नशघन, लद्वा और नत्पसार्जन, शयन दत्तन और वर्षण है। अधिकांश शहरों और नगरों की अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था होती है जो नगरीय निकायों द्वारा संचालित होती है। जल को आसपास के किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं से लाया जाता है। जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष क्रम में बिछाए जाल द्वारा ही की जाती है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे आपके स्रोत से ही प्राप्त होते हैं। प्रायः महिलाओं और बच्चों को जल लाने के लिए उसके स्रोत तक पैदल जाना पड़ता है। कभी कभी जल स्रोत की कई किलोमीटर की दूरी पर होती है और बच्चों के लिए जल ढोने का यह कार्य अत्यधिक कष्टकारी है। ऐसे बच्चे प्रायः नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें स्रोत से जल लाने में ही बहुत समय लग जाते हैं। और हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंपों से प्राप्त करता है। और इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है? देखते हैं। जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल देखते हैं। यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदे तो हमें वहाँ की मृदा आर्द्र यानी नम मिल जाती है और मृदा के आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करती है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोद चले जाएं तो हम उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के सारे से सारे रिक्त स्थान यानी अवकाश और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है और यह किसी दिए गए स्थान की परिवर्तित भी हो सकती है। भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकती है। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। इससे भौम जल का स्रोत क्या है? वर्षा जल और अन्य स्रोत जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा में से रिस कर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है और भूमि में जल का रिसाव अंतर असंयंतन कहलाता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती
जाती है। कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलों यानी चट्टानों की परतों के बीच भौमजल संचित होता है। इस प्रकार संचित भौमजल के भंडारों को जलभर कहते हैं और जलभरों के जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंडपंपों के सहायता से बाहर निकाला जाता है। क्या आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां निर्माण कार्य हो रहा हो? श्रमिकों को निर्माण के लिए जल कहां से मिलते हैं? आपने शायद देखा होगा कि ऐसे स्थानों पर भौमजल स्तर पर पहुंचने के लिए संछिद्र यानी बेरिंग की जाती है और बोरिंग की जाती है। क्या वहाँ कार्य करने वाले लोगों से मालूम कीजिए कि उन्हें जल पाने के लिए कितना गहराई खोदना पड़ता है और क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौमजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखते हैं भौमजल स्तर का अवक्षय देखते हैं। भूमि के नीचे से निकाले गए भौमजल की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा जल के अवस्रवण यानी रिसाव द्वारा ही की जाती है। भौमजल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने कि प्रकृति प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। तथापि जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौमजल स्तर नीचे गिर जाती है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधि आदि भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। अल्प वर्षा एक अन्य कारक है जो भौमजल स्तर को नीचा कर सकता है। भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं वन्यारोपण और जल के अस्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी। जनसंख्या प्रसार देखें। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग बढ़ती जाती है और इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती है। इसी के कारण भूमि में वर्षा जल के अस्रवण की दर कम हो जाती है। यदि खुले क्षेत्रों में इसी तरह कमी होती रही तो इसका क्या परिणाम होगा? याद रखिए कि पक्के फर्श से जल आसानी से अस्रवित नहीं होता, जबकि घास के बगीचे, मैदानों आदि से जल तुरंत अस्रवित हो जाती है और यानी रिसाव हो जाती है। यही नहीं, निर्माण कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रायः भौमजल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एक ओर हम अधिक भौमजल का उपयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के रिसाव के अवसर कम कर रहे हैं और इसके कारण भौमजल स्तर का निरंतर अवक्षय हो रहा है। वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भौमजल स्तर चिंताजनक रूप में अत्यधिक निम्न स्तरों तक पहुंच गया है। बढ़ते हुए उद्योग देखें। जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाले लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है। क्रियाकलाप से हिसाब से देखें। कुछ ऐसे उद्योगों के नाम बताइए जिनमें से आप परिचित हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले और इनमें प्राप्त होने वाले उत्पादों की एक सूची बनाइए और अपने शिक्षकों और माता पिता के इससे के बारे में बातचीत करिए और किस प्रकार बढ़ते हुए उद्योग धंधे भौमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी, इसके बारे में बताइए। कृषि कार्य देखें। भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं और नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है। इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है, अतः किसानों को सिंचाई के लिए भौमजल का उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौमजल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इससे के परिणाम स्वरूप भौमजल स्तर में लगातार गिरावट आ रहे हैं। जल का वितरण देखें। अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत असमानता है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वह जल से समृद्ध है और इसके विपरीत रेगिस्तान है जहां बहुत कम वर्षा होती है। भारत बहुत विशाल देश है जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से प्रायः बाढ़ आ जाती है जबकि वर्षा की कमी से सूखा पड़ जाता है। अतः हमारे देश में एक ही समय में
एक ही समय पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ क्षेत्रों में सूखा हो जाता है। क्रियाकलाप के हिसाब से देखें, हमारे देश में औसत वार्षिक वर्षा का वितरण चित्र 16.8 में दिखाया गया है और मानचित्र में उस स्थान को ढूंढिए जहां पर आप रहते हैं। क्या आपके क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है? क्या आपके क्षेत्र में वर्ष भर पर्याप्त जल उपलब्ध होता है? यह भी संभव है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहां वर्षा हो तो प्राप्त होती है, फिर भी जल की कमी रहती है। क्या हम कह सकते हैं कि यह जल संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण होते हैं? जल प्रबंधन देखें, आपने क्लास 6 में पढ़ा कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो यह संभव है कि जल गंतव्य तक न पहुंच पाए। आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव को देखा होगा और जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिस कर बाहर आ जाता है और यह नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ न होने दें और उसे रोकें। कुप्रबंधन अवस्था बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है। हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में मंजन करने, दाढ़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की बर्बादी करते हैं। त्रुटिपूर्ण टोटियों से जल रिसाव उसकी बर्बादी का एक अन्य स्रोत है। उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भविष्य में हमें जल की आवश्यकता ही नहीं होगी। हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इससे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण करते हैं, जिसके बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा था। और यह मालूम कीजिए कि क्या आपके आसपास की किसी इमारत में जल संग्रहण तंत्रों को लगाया गया है। हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल का पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलता आ रहा है और बावड़ी जल संचित करने का पारंपरिक तरीका है। समय के साथ बावड़ियों का रख रखाव बंद कर दिया गया है, जिनसे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाढ़ जमा होती आ गई है और तथापि जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार की एक तकनीकी पर पुनः विचार करना पड़ा और बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है। जिन स्थानों में बावड़ियों का पुनः उत्थान किया गया है वहां कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकता का प्रबंधन भली भांति हो रहा है। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्यता से कर सकते हैं। संभवतः उसमें बूंद सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा और ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम ब्याज के पाइपों द्वारा पौधों को वो पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें एक केस अध्ययन है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भोजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप में होती है। वहाँ का ताजे जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल ही है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता। पिछले वर्षों में जल की मांग बढ़ गई है और भौम जल का उपयोग पुनः पूर्ति होने वाले जल में से कहीं अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे गिरता जा रहा है और वर्ष 1989 में गांव वासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया और वह रुक्मावती नदी और उसी की अनेक सहायक नदियों पर 18 चेक मेट यानी बंध बनाए और इस पर एकत्रित किए गए जल से मृदा में अंतर्स्रावन की दर को बढ़ा दिया और जिससे जल भरों की पुनः पूर्ति हो गई। और इन क्षेत्रों के किसानों के अनुसार जब कुओं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है और जो जल बह कर समुद्र में चला जाता है और व्यर्थ हो जाता है, अब सिंचाई के लिए उपलब्ध हो गया था। देखते हैं आपकी भूमिका। देखते हैं क्या आप कभी अपने घर, विद्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर नल से पानी बाहर देख कर उसे बंद करते हैं। रिसते हुए नलों में बहुत सा जल व्यर्थ बह जाता है। जल की बर्बादी को कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते हैं। आइए आपकी सहायता के लिए कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। आप इनमें से कई तरीके जोड़ सकते हैं, जैसे जल बजट आदतें। मंजन ब्रश करते समय नल को लगातार खुले न रखें और फर्श की धुलाई करने के बजाय उस पर पोछा लगाएं और
उसके बाद पादपों पर जल की कमी का प्रभाव देखें। आपने देखा होगा कि गमले के पादपों यानी पौधों को यदि कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा था कि पादपों को अपना भोजन तैयार करने के लिए मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि यदि पादपों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा तो उसका क्या परिणाम होगा। पृथ्वी पर ऐसे हरियाली लुप्त हो जाएगी और इसका अर्थ जीवन का अंत हो जाएगा, क्योंकि पादपों के न रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर न ही पर्याप्त भोजन, न ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगा और न ही पर्याप्त वर्षा होगी और इनसे संबंध अनेकों अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दल ने अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने 5 सूख चुकी नदियों रेखी, रूपा, रेल और सरसा, भागनी और जहाज वाली को जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित कर दिया। महत्वपूर्ण शब्द जल भर और अवक्षय, बूंद सिंचाई संख्या, भौम जल स्तर स्पंद, पुनः पूर्ति, जल संग्रहण, भौम जल स्तर और लवण जल देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें। कोठापल्ली गांव के समीप जल संभर प्रबंधन परियोजना द्वारा जल प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला गया। परियोजना के नाटकीय परिणाम लाए और भौम जल स्तर बढ़ गया, हरित क्षेत्र में वृद्धि हुई और इसके परिणाम स्वरूप इस उपबंजन क्षेत्र में उत्पादकता और आय में आशातीत वृद्धि हुई।